Welcome to maths class. So today we are going to learn about extension theorem. So what does it state? Any linearly independent set in finitely generated vector space can be extended to a basis of that vector space unless the self itself is a basis. So extension theorem की statement क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी finitely generated vector space है तो उसका कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट अगर वो अपने आप में बेसिस नहीं है तो हम उस सबसेट को जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है उसको हम बेसिस सेट तक एक्सटेंड कर सकते हैं. दिस थ्योरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वेक्टर स्पेस. तो चलिए प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं. तो सबसे पहले क्या गिवन है हमें एक फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस गिवन है. तो चलिए मान लेते हैं कि V ओवर द फील्ड F इज़ अ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस. तो इन द प्रीवियस वीडियो वी लर्नड अबाउट एग्जिस्टेंस थ्योरम. वो क्या कहती थी कि अगर हमारे पास कोई फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है तो उसका बेसिस एग्जिस्ट ज़रूर करता है. तो उसी को यूज़ करते हुए बाय एक्जिस्टेंस थ्योरम we have V over the field F, a finitely generated vector space. This is sometimes also called finite dimensional vector space. So by existence theorem there must exist a B that must be a subset of V vector space. B is a basis of V vector space. तो क्योंकि B बेसिस है तो वो एक फाइनाइट सेट होगा. मान लीजिए कि B में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. तो लेट अस कंसीडर B इज़ इक्वल टू V1 V2 अप टू Vn विद n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट. तो ये है हमारा बेसिस वेक्टर. तो क्योंकि ये बेसिस है तो B मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट and also linear span of B must be equal to V because B is basis. तो अब नेक्स्ट हमें और क्या गिवन है. तो एक हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट चाहिए. तो लेट कर लीजिए कि S1 जो है बी अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट in V, which means S1 is a subset of V, and now let S1 be equal to W1 W2 up to Wm. So now S1 contains m number of elements. तो ये वो सेट है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है जिसको हमने बेसिस तक एक्सटेंड करना है. सो क्लियरली S1 इज़ नॉट अ बेसिस सेट बिकॉज स्टेटमेंट में हमने कहा था कि जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा वो अगर अपने आप में बेसिस नहीं होगा तो ही हम उसको बेसिस सेट तक एक्सटेंड कर सकते हैं. सो दिस इज़ द सेट टू बी एक्सटेंडेड टू अ बेसिस सेट. तो अब एक और सेट कंसीडर कर लीजिए. कंसीडर S2 इक्वल टू जिसमें S1 के एलिमेंट्स आएंगे W1 W2 अप टू Wm और साथ ही साथ बेसिस सेट B सेट के भी एलिमेंट्स आएंगे V1 V2 अप टू Vn. सो हमने ये S2 सेट कंसीडर कर लिया है और S2B क्लियरली V का सबसेट है. तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं B के सभी एलिमेंट्स S2 में आपको दिखाई दे रहे हैं. तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो B है वो सबसेट है S2 सेट का. तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं B इज़ अ सबसेट ऑफ S2. तो लीनियर स्पैन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली लीनियर स्पैन ऑफ B विल आल्सो बी अ सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ S2. नाउ वी नो दैट
linear span of B is equal to V. So which means here that V is a subset of linear span of S2. और हमें ये भी पता है कि जो S2 है वो V का सबसेट है. And we also know that if there is a subset of vector space, then its linear span is also a subset of that vector space. तो अगर S2 V का सबसेट है तो लीनियर स्पैन ऑफ S2 भी V का सबसेट है. तो हमारे पास यहाँ पर दो सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पर V भी LS2 का सबसेट है और LS2 भी V का सबसेट है. तो क्लियरली LS2 इज़ इक्वल टू V, बिकॉज यही वो सिचुएशन है जब ये दोनों हमारे पास एक टाइम पर पॉसिबल है. तो अब हमारे पास S1 क्या था? S1 वॉज इक्वल टू W1 W2 अप टू WM. सो अब हम S1 में से कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लेंगे. मान लीजिए कि हम ले लेते हैं WR बिलोंगिंग टू S1, जो S1 में यहाँ कहीं बीच में होगा. तो क्योंकि W1 S1 को बिलोंग करता है और हमें ये भी पता है कि जो S1 है वो V का सबसेट है, तो इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि जो WR है वो V को भी बिलोंग करता ही होगा. So which means WR belongs to the vector space V. And now we also know that लीनियर स्पैन ऑफ B इज़ इक्वल टू V. तो इसका क्या मतलब है कि जो B सेट है, बेसिस सेट है, वो V को जनरेट करता है. तो इसका मतलब है कि हम V वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को बेसिस सेट के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं. तो क्योंकि WR V को बिलोंग करता है, वो V वेक्टर स्पेस का एक एलिमेंट है, तो हम WR को भी बेसिस सेट के एलिमेंट्स में के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं. सो लेट्स WR इज़ इक्वल टू अल्फ़ा 1 V1 प्लस अल्फ़ा 2 V2 प्लस अप टू अल्फ़ा n Vn. तो यहाँ पर V1 V2 अप टू Vn वो क्या हैं? एलिमेंट्स हैं B सेट के, बेसिस सेट के. और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n, दीज आर जस्ट स्केलर्स बिलोंगिंग टू द फील्ड F. एंड नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट. सोचिए, क्या हम WR को ऐसे भी लिख सकते हैं? 0 इंटू W1 प्लस 0 इंटू W2 प्लस अप टू 0 इंटू WR माइनस 1, द एलिमेंट विच विल कम बिफोर WR, एंड देन 0 into WR plus 1, the element which will come after WR, and then up to so on 0 dot WM, and then plus अल्फ़ा 1 V1 अल्फ़ा 2 V2 प्लस अप टू अल्फ़ा n Vn. तो हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया है. WR हमारा इसके बराबर था, तो WR अभी भी इसके ही बराबर है. इन सभी के साथ W1 W2 अप टू WM के साथ हमने 0 मल्टीप्लाई किया है. सो दिस वी कैन डू. सो अब हमने ये क्यों किया है? हमने ये इसीलिए किया है क्योंकि अब जो WR है वो लीनियर कम्बिनेशन बन गया है W1 W2 WR माइनस 1 WR प्लस 1 अप टू WM V1 V2 up to Vn elements का. So now WR is what? It is a linear combination of W1 W2 up to WR minus 1 WR plus 1 up to WM V1 V2 up to Vn. So now if you remember, all these elements are the elements of set S2, W1 W2 up to WM V1 V2 up to Wn, and WR belongs to S1 जो यहाँ कहीं बीच में लाई करता है. तो क्योंकि S1 के ये सभी एलिमेंट्स S2 में भी आते हैं, तो WR यहाँ भी कहीं बीच में ज़रूर होगा. तो मतलब WR भी S2 को बिलोंग करता है. WR also belongs to S2 and these all are also belonging to S2. तो हमने S2 के एक एलिमेंट को S2 के बाकी एलिमेंट्स का लीनियर कम्बिनेशन साबित कर दिया है. तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा S2 है वो एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट है. S2 क्या है? हमारा एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट है. तो क्योंकि S2 एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट है,
S2 कैन नॉट बी अ बेसिस सेट, क्योंकि बेसिस सेट हमेशा एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम S2 में से कोई एक एलिमेंट, जो ऐसा एलिमेंट है जो S2 को लीनियरली डिपेंडेंट बना रहा है, उसको एलिमिनेट कर देंगे, उसको निकाल देंगे ताकि जो उसको एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास एक नया सेट आएगा, उसको हम बेसिस सेट तक एक्सटेंड कर पाएँ। So, according to the definition of linearly dependent set, one of the vectors of S2 must be a linear combination of its preceding vectors. तो जो एलिमेंट S2 का जो हमें निकालना है वो कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, वो लीनियर कम्बिनेशन होना चाहिए उसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स का। प्रीसीडिंग वेक्टर्स मतलब उस वेक्टर्स कमिंग बिफोर डेट वेक्टर, उस वेक्टर से पहले आने वाले वेक्टर्स का वो लीनियर कम्बिनेशन होना चाहिए। तो अब हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए S2 सेट का जो अपने पहले आने वाले वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन हो। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ समझनी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आइए देखते हैं कि वो क्या है। ओके, द थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ दैट कि जो एलिमेंट, जो वेक्टर हमें S2 में से एलिमिनेट करना है वो कोई W नहीं होगा, वो कोई ना कोई V होगा। तो ये क्यों? चलिए एक एग्ज़ाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट है S और वो इक्वल टू है W1, W2, W3, V1, V2, V3, V4। तो अब हमें जो वेक्टर एलिमिनेट करना है वो ऐसा होना चाहिए कि जो उससे पहले आने वाले वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन बन सके। तो अगर हम कोई ना कोई W ट्राई करते हैं, मान लीजिए हम W3 को ट्राई करते हैं, लिखना है हमें AW1 प्लस BW2, A और B स्केलर्स हैं। So this is not possible. Why is this not possible? Because we know that these W's belong to the set S1, and S1 is a linearly independent set. सो S1 क्या है हमारे पास? लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, यानी कि S1 सेट का कोई भी एलिमेंट S1 के दूसरे एलिमेंट्स का लीनियर कम्बिनेशन नहीं हो सकता है। तो अब आप ये सवाल पूछेंगे कि जो हमारे पास V's हैं वो भी तो B सेट को बिलोंग करते हैं। जो हमारे पास V1, V2 अप टू Vn है वो भी बेसिस सेट को बिलोंग करते हैं, और बेसिस सेट भी एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। तो हम V को भी कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक इंडिपेंडेंट सेट के वेक्टर्स हैं। तो हाँ, ये बात सही है कि जैसे कि अब हम देखते हैं V3, तो इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं C V1 प्लस D V2, CD स्केलर्स हैं, तो हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये सभी एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को बिलोंग करते हैं। पर हम V3 को ये ज़रूर लिख सकते हैं AW1 प्लस B W2 प्लस C W3 प्लस D V1 प्लस E V2, ABCDE स्केलर्स हैं, तो हम V3 को ये ज़रूर लिख सकते हैं। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमें W एलिमेंट एलिमिनेट नहीं करने हैं। कोई ना कोई V एलिमेंट ही होगा जो एलिमिनेट होगा, क्योंकि कोई ना कोई V एलिमेंट को ही हम उसके पीछे आने वाले एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो अब क्योंकि हमें कोई ना कोई V को ही एलिमिनेट करना है, सो लेट दैट एलिमेंट विच इज़ टू बी एलिमिनेटेड बी VK। तो इसका साफ साफ ये मतलब है कि हम VK को उसके पीछे आने वाले वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। सो व्हाई नॉट, लेट VK बी इक्वल टू β1 W1 प्लस β2 W2 प्लस अप टू βm WM
plus alpha 1 v1 alpha 2 v2 अप टू अल्फ़ा k माइनस वन वी के माइनस वन। तो हमने वी के को उसके पहले आने वाले वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन में लिख लिया है। तो अब हम एक ऐसा सेट कंसीडर कर लेते हैं जिसमें वी के नहीं आता है, यानी कि वी के को एलिमिनेट कर देते हैं। सो लेट S3 बी इक्वल टू W1 W2 अप टू Wm V1 V2 up to Vk minus 1 and then Vk plus 1. So Vk is eliminated up to Wn. So this is the S3 set in which Vk is not present. तो अब हम एक आर्बिट्ररी एलिमेंट कंसीडर करते हैं वेक्टर स्पेस का। कंसीडर एन आर्बिट्ररी एलिमेंट V बिलोंगिंग टू वेक्टर स्पेस। तो क्योंकि हमें ये मालूम है कि लीनियर स्पैन ऑफ B इज़ इक्वल टू V है, यानी कि V के एलिमेंट्स को हम B के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो हम V को भी डेफिनेटली ज़रूर B सेट के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो हम V को लिख लेते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 अप टू Cn Vn। यहाँ पर C1 C2 अप टू Cn स्केलर्स हैं और V1 V2 अप टू Vn क्या है, एलिमेंट्स हैं बेसिस सेट के। तो क्योंकि हमें ये पता है कि यहाँ कहीं बीच में Vk भी ज़रूर आएगा, तो हम क्यों ना उसे भी एक्सपेंड कर लेते हैं इस V को। लेट V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अप टू Ck माइनस 1 Vk माइनस 1 प्लस Ck Vk प्लस Ck प्लस 1 Vk प्लस 1 अप टू Cn Vn। तो यहाँ पर हमें Vk की वैल्यू पता है, बीटा 1 W1 प्लस बीटा 2 W2 अप टू अल्फ़ा k माइनस 1 Vk माइनस 1। तो क्यों ना हम इस Vk की वैल्यू को यहाँ इस Vk में पुट कर दें। तो आइए देखते हैं पुट करने के बाद क्या बनता है। तो Vk की वैल्यू पुट करने के बाद हमारा V कुछ इस प्रकार बन चुका है। ये हमारी Vk की वैल्यू है। तो आइए क्यों ना ये ब्रैकेट खोलें और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। तो हमारे पास जो V है, तो पहले मैं W वाली टर्म्स लिख रहा हूँ। ये Ck इंटू बीटा 1 W1, ये हमारा बन जाएगा Ck बीटा 1 W1। सिमिलरली Ck बीटा 2 W2 प्लस अप टू Ck बीटा m Wm। और उसके बाद अगर आप ध्यान से देख सकते हैं, हमारे पास ये भी V1 वाली टर्म है और हम Ck को अल्फ़ा 1 V1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये भी एक V1 वाली टर्म होगी। तो क्यों ना V1 कॉमन निकाल लिया जाए। V1 कॉमन निकालने के बाद हमारे पास ब्रैकेट में आएगा C1 प्लस Ck इंटू अल्फ़ा 1 V1। तो ऐसे ही हम सभी को V2 को भी कॉमन निकाल सकते हैं। ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास C2 प्लस Ck अल्फ़ा 2 V2 प्लस अप टू सो ऑन, कहाँ तक, यहाँ तक जहाँ हमारे पास Vk माइनस 1 वाली टर्म है। तो Ck माइनस 1 प्लस अल्फ़ा k माइनस 1 इंटू Ck इंटू Vk माइनस 1। तो उसके बाद तो हमारे पास ये एज इट इज़ आ जाएंगी, प्लस Ck प्लस 1 Vk प्लस 1 प्लस अप टू Cn Vn। तो अगर आप ध्यान से देख सकते हैं तो हमने V को क्या कर लिया है, W1 W2 अप टू Wm V1 V2 up to Vk minus 1, then Vk plus 1 up to Vn. All these are just scalars with the blue line ones. And now we have which simply means that we have written V in terms of linear combination of W1 W2
up to Wm, V1, V2, up to Vk minus 1, Vk plus 1, up to Vn. So if you simply remember, अगर आपको याद हो तो ये हमारे पास कौन से सेट के एलिमेंट्स हैं, S3 के एलिमेंट्स हैं, W1, W2 अप टू Wm, देन V1, V2 अप टू Vk माइनस 1, Vk प्लस 1 अप टू Vn, जिसमें Vk मौजूद नहीं था। तो हमने V को क्या कर लिया है, S3 के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख लिया है। तो इसका साफ साफ यही ही मतलब है कि जो हमारे पास V है वो बिलोंग करता है लीनियर स्पैन ऑफ S3, क्योंकि हमने V को S3 के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख लिया है, तो हमारे पास V बिलोंग करता है लीनियर स्पैन ऑफ S3। और क्योंकि हम V को वेक्टर स्पेस से बिलोंग करते हुए स्टार्ट किए थे और एंड किए हैं बिलोंगिंग टू लीनियर स्पैन ऑफ S3, सो इट सिंपली मीन्स दैट V वेक्टर स्पेस इज अ सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ S3। And now if you also remember that S2 और S3 सेट में सिर्फ यही फ़र्क था कि S2 में V के एलिमेंट था और S3 में V के एलिमेंट नहीं था। तो इसका ये ही मतलब है कि जो हमारे पास S3 है वो सबसेट है S2 का। तो क्योंकि S3 सबसेट है S2 का, लीनियर स्पैन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली लीनियर स्पैन ऑफ S3 भी सबसेट होगा लीनियर स्पैन ऑफ S2 का। तो अब अगर आपको यह भी याद हो कि जो S2 था, लीनियर स्पैन ऑफ S2, वो V के बराबर था, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो लीनियर स्पैन ऑफ S3 है वो सबसेट है V का। तो क्योंकि अब वही सेम सिचुएशन आ चुकी है, यहाँ पर V भी सबसेट है LS3 का और LS3 भी सबसेट है V का, तो इट सिंपली मीन्स दैट LS3 इज़ इक्वल टू V। तो अब सारी की सारी बात S3 सेट पर आके रुक जाती है। इफ़ नाउ S3 इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, अब अगर S3 सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, देन ऑफ कोर्स S3 इज़ बेसिस, बिकॉज S3 जो है हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और साथ ही साथ जो लीनियर स्पैन है S3 का वो भी V वेक्टर स्पेस के बराबर है। तो अब क्वेश्चन वही उठता है कि अब अगर S3 जो हो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ना हो, तो इसका यही मतलब है कि S3 में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट ज़रूर प्रेजेंट होगा, कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट ज़रूर प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से ये लीनियरली डिपेंडेंट बन रहा होगा, विच मीन्स कि कोई ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट होगा जो क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स। तो हमें क्या करना है, उस वेक्टर को एलिमिनेट करके एक नया सेट S4 बनाना है जिसमें वो एलिमेंट ना हो, ताकि हम फिर से S4 को लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर ये होगा एंड में तो हम इसे बेसिस साबित कर सकें, और अगर फिर ये लीनियरली डिपेंडेंट हुआ तो फिर से अब हम यही प्रोसेस रिपीट करते ही जाएंगे और तब तक करेंगे जब तक हमें जो सेट होगा उसमें सिर्फ W's ही आएंगे। यानी कि सारे के सारे जो V होंगे वो एलिमिनेट हो चुके होंगे। तो अब सिंपली जो हमारे पास ये एंड पर सेट आएगा, ये तो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है ही, ये तो हम शुरू में ही कह चुके हैं कि जो हमारे पास S1 है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। तो हम ये प्रोसेस तब तक रिपीट करेंगे जब तक हमारे पास सभी V एलिमिनेट हो जाएंगे और एंड में हमारे पास एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बच जाएगा। तो क्लियरली वो तो हमारा बेसिस हो ही जाएगा, which means our theorem is proved and any linearly independent set in a finitely generated vector space can be extended to a basis of that vector space. So clearly हम ये सब written में ज़रूर लिखेंगे that we have to repeat the procedure again and again till we get a linearly independent set which will be only with the elements of W's, and hence it will be extended to a basis set and hence the theorem is proved. तो hope so आपको ये समझ में अच्छे से आया हो, बहुत ही easy way था। Thank you so much.
We'll meet again.